सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कक्षा 9 हिंदी क्षितिज भाग 1 पाठ 4। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे पाठ 4 सांवले सपनों की याद, जो कि एक संस्मरण है। स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति के बारे में लेख लिखना संस्मरण कहलाता है। स्मृति अर्थात यादें। इसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन ने जो लेख लिखा है सालिम अली के बारे में, वह संस्मरण के रूप में जाना जाता है। सांवले सपनों की याद पाठ सालिम अली के बारे में लिखा गया है और यह लेख ठीक उनकी मृत्यु के पश्चात लिखा गया। जाबिर हुसैन जब सालिम अली को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है, मृत्यु के पश्चात जब उन्हें देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो वो खूबसूरत पक्षियों के पंखों पर सवार होकर उस खामोश वादी की ओर चले जा रहे हैं जहां उन्हें कोई रोक टोक नहीं सकता है। वो पक्षियों के पंखों पर सवार हैं और यदि कोई चाहे भी कि अपने जिस्म की गर्मी और दिल की धड़कन देकर उन्हें दोबारा प्राप्त कर ले, तो ऐसा संभव नहीं है। वो पक्षियों के साथ एक खामोश वादी की ओर अपने अंतहीन सफर पर सैलानियों की भांति, यात्रियों की भांति बोझ लादे चले जा रहे हैं। अब वे अपने सपनों के गीत दोबारा नहीं गा सकते हैं। सालिम अली पक्षियों से बहुत अधिक प्रेम करते थे और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय पक्षियों के साथ बिताते थे। इसीलिए जिस प्रकार से कृष्ण ने अपने कार्यों के कारण अपनी जो यादें हैं वो वृंदावन में छोड़ दी थी, और आज भी जब हम वृंदावन जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है मानो कृष्ण वहाँ पर उपस्थित हैं। तो वो जिस प्रकार से कृष्ण मिथक की भांति आज भी याद किए जाते हैं, वैसे ही सालिम अली अपने कार्यों के कारण आज भी याद किए जाते हैं। मिथक अर्थात ऐसा व्यक्ति जो पुरानी यादों में वहन करता है लेकिन कार्यों के कारण आज भी याद किया जाता है। सालिम अली की मृत्यु हो चुकी है और मृत्यु के पश्चात भी उनके गले में एक लंबी दूरबीन लटकी हुई है। ऐसा लगता है मानो वो आज भी पक्षियों की खोज में जाना चाहते हैं। सालिम अली कमजोर काया वाले व्यक्ति थे और 100 वर्ष पूरे होने में कुछ ही समय बाकी था। जैसे ही 100 वर्ष पूरे होने वाले थे, उनकी मृत्यु हो गई थी और अपनी यात्रा के कारण भी वो बहुत कुछ बीमार हो गए थे। उन जैसा वर्ड वाचर शायद ही दुनिया में कोई होगा। पक्षियों को समझने वाला, देखने वाला दुनिया में शायद ही उनके जैसा कोई होगा। एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। एकांत में जब वो रहते थे तो बिना दूरबीन के भी पक्षियों के पास बैठते थे, उनके बारे में सोचते थे। उनके चारों ओर एक रहस्यमयी दुनिया बिखरी पड़ी थी और यह दुनिया उन्होंने खुद ही बनाई थी। सालिम अली हर समय पक्षियों के बारे में ही सोचा करते थे और उनकी यह गृहस्थी बनाने में उनकी पत्नी तहमीना ने भी बहुत मदद पहुंचाई थी, जो कि उनके बचपन की साथी भी थी और उन्होंने पूरा सहयोग दिया था। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे। उन्होंने उनसे बात रखी कि केरल की साइलेंट वैली जो है वह रेगिस्तानी हवाओं के कारण क्षतिग्रस्त हो रही है और वहाँ के पक्षी नष्ट हो रहे हैं। जब चौधरी चरण सिंह ने इस बारे में सुना तो वो बहुत दुखी हुए, क्योंकि वो भी गांव की मिट्टी में पले बढ़े थे। और फिर उन्होंने संभावित खतरों के बारे में अनुमान लगाया और उसे बचाने के बारे में सोचा। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं हैं। कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो हिमालय और लद्दाख के बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा?
सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था द फॉल ऑफ अ स्पैरो, जिसमें D.H. लॉरेंस के बारे में लिखा गया है। मुझे याद आ गया कि D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें अपने पति के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना संभव है, असंभव सा हो रहा है। मुझे महसूस होता है कि मेरे छत पर जो गौरैया बैठती है, जिसके साथ D.H. लॉरेंस अधिक से अधिक समय बिताते थे, वह उनके बारे में ज़्यादा बता सकती है। सचमुच में सालिम D.H. लॉरेंस बहुत सादा खुला दिल का व्यक्ति था। D.H. लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया है, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों का शब्दों का जामा पहनाना। कि व्यक्ति तो बहुत अच्छा था, लेकिन साधारण शब्दों में उसके बारे में लिखना संभव नहीं है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहे। कहते हैं कि एक बार गौरैया को उन्होंने निशाना लगाया था, उसे चोट लग गई थी, और जब से उन्होंने उस गौरैया को बचाया था, उसके दर्द को महसूस किया था, तभी से वे पक्षियों की खोज में निकल पड़े। जिंदगी की ऊंचाई में उनका एक विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं दिखा। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। जिस प्रकार से D.H. लॉरेंस ने अपना संपूर्ण जीवन पक्षियों की खोज में व्यतीत कर दिया, उनकी सुरक्षा में व्यतीत कर दिया, वैसे ही वो भी प्रकृति का एक हिस्सा बन गए। नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप अर्थात प्रकृति का एक हिस्सा बन गए। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। एक स्थान पर रुककर उन्होंने कार्य नहीं किया, बल्कि अपने जीवन में जगह जगह वो जाकर खोज करते रहे और एक सागर की भांति हमारे समक्ष उपस्थित हुए हैं। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव या उनकी यायावारी अर्थात उनके घूमने वाले स्वभाव से परिचित थे, उन्हें आज भी ऐसा ही महसूस होता है कि वो पक्षियों की खोज में निकले हुए हैं और बस अपनी अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपनी खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं सालिम अली, तुम कब लौटोगे? लेखक को आज भी महसूस होता है कि वो लौट कर आ जाएंगे और पुनः पक्षियों की खोज में उनकी सुरक्षा में जुट जाएंगे। तो इस प्रकार से आपने पढ़ा कि सालिम अली किस प्रकार के व्यक्तित्व के व्यक्ति थे और उनके स्वभाव के कारण लेखक को आज भी महसूस हो रहा है कि वो पक्षियों की खोज में ही निकले हुए हैं। अगली कक्षा में मैं आपको अभ्यास प्रश्नों के उत्तर समझाऊंगी।